हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो भी आपको यहाँ पर आरसीसी में रिक्वायरमेंट है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स को क्लियर होगी कि भाई कंक्रीट होता क्या है ना। देखिए, हम सभी ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी कंक्रीट जरूर देखा है, ना भी देखा हो तो आप जिस भी बिल्डिंग में बैठे हो, जिस भी घर में बैठे हो, आप उसी बिल्डिंग या उस घर को देख लो, वो कंक्रीट का ही बना होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो कंक्रीट का ही बना है। सो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंक्रीट की, तो कंक्रीट कुछ और नहीं बल्कि दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, किस किस का मिक्सचर होता है, मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है सबसे पहले एक बाइंडिंग मटेरियल, है ना। बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट दैट इज सीमेंट। तो सबसे पहली बात, इसमें पहला इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज सीमेंट होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जिसको हम लोग सैंड बुलाते हैं, है ना। हिंदी में रेत बोल देते हो, कई बार बालू बोल देते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हम सैंड बुलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फाइन एग्रीगेट के अलावा यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट्स भी यूज किए जाते हैं, है ना। अच्छा, कोर्स एग्रीगेट्स को हम यहाँ पर ग्रेवल चिप्स, स्टोन चिप्स बुला सकते हैं, लेकिन जनरली जो फील्ड पर यूज होती है टर्म दैट इज गिट्टी। गिट्टी आप यहाँ पर ऐड करते हो, ठीक है। इसी के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो देखिए, पहला सीमेंट, दूसरा सैंड, तीसरा ग्रेवल चिप्स और स्टोन चिप्स, चौथा आ गया वाटर। इसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंग्रेडिएंट होता है दैट इज एड मिक्सचर्स, दैट इज एड मिक्सचर्स। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये क्लियर नहीं होगा कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। एडमिक्सचर्स सिंपली ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल जो आप अलग से ऐड करते हो ताकि आपके कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कुछ इन्हेंस हो जाए, है ना। अब वो इन्हेंस हो जाए, चेंज हो जाए बोल सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि भी आपका कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, है ना, तो आप जल्दी सेट करने के लिए कुछ केमिकल ऐड करेंगे। आप चाहते हो कि नहीं धीरे धीरे सेट कर दे, तो रिटार्डर्स आप ऐड कर देते हो, है ना। आप चाहते हो कि भैया कुछ रेजिस्टेंस आ जाए हमारे कंक्रीट की, तो रेजिस्टिंग आप एडमिक्सचर्स ऐड कर देते हो। तो ये सिंपली ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है भाई, कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। विच इज हार्डन्ड, विच इज हार्डन्ड टू प्रोवाइड इनफ स्ट्रेंथ। अब इनफ स्ट्रेंथ मतलब कितनी स्ट्रेंथ, तो भैया ये डिपेंड करेगा कि आप कंक्रीट का यूज किसके लिए कर रहे हो, कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे लोड कितना आने वाला है। चलिए, ये बात तो क्लियर है। चलो, कंक्रीट अलग अलग स्ट्रेंथ का बनता है 5 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखिए, अब सवाल ये आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो देखिए, जब भी मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेंथ एक्चुअली किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ वो एबिलिटी होती है मटेरियल की जो उसको रेजिस्ट करवाती है ग्रेजुअल लोड। अब अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो जो लोड होगा वो कैसा होगा, कंप्रेसिव लोड होगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ concrete to resist gradual compressive load without failure। भैया फेलियर नहीं होना चाहिए, है ना।
तो ये बात क्लियर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात समझिएगा कि अगर लोड बोल रहा है तो लोड के टर्म्स में तो बहुत ही इजीली यहाँ पर यूनिट बन जाती है, दैट इज किलोग्राम्स, है ना। किलोग्राम में आप यहाँ पर डायरेक्टली लोड बता देंगे। लेकिन जनरली जो आप स्ट्रेंथ यहाँ पर रिपोर्ट करते हो दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, कि कितने स्ट्रेस पर आपका जो भी कंक्रीट का ब्लॉक है या फिर मोल्ड है वो फेल हुआ, ठीक है। तो स्ट्रेस की बात कर ले तो स्ट्रेस इज नथिंग बट दैट इज द लोड पर यूनिट एरिया होता है। लोड की यूनिट होती है क्या हमारे पास, अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात कर रहा हूँ, देखिए लोड को आप चाहे तो डायरेक्टली मास के टर्म्स में लिख देंगे या फिर फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं अगर, तो यहाँ पर न्यूटन या फिर किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो स्ट्रेस में यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया बोल सकते हो आप, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट होती है आपकी क्या, दैट इज न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर होती है। सो यहां से आपके पास यूनिट बन जाती है क्या, यूनिट बन जाती है आपके पास स्ट्रेस की, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन कई बार इसी को न्यूटन पर mm स्क्वायर के तौर पे भी लिखा जाता है ना। और भी टर्म्स यहाँ पर जैसे पास्कल के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है, या फिर मेगा पास्कल के टर्म्स में लिखा जाता है। अब देखिए एक्चुअली आप जब आरसीसी पढ़ रहे हो ना तो उसमें ये सारे जो यूनिट कन्वर्जन है ये नहीं सिखाए जाते, ये सब आप लोग सीख लेते हो इन द सॉम सब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपने सॉम नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ पर ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर एसआई यूनिट, दैट इज पास्कल, ठीक है, क्या है ये, पास्कल है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूं कि भैया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है, 1 न्यूटन ऊपर लिख देता हूं और नीचे लिख देता हूं 1 mm का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं भैया 1 mm इज इक्वल्स टू भी कितने मीटर होता है, तो देखिए आप सभी जानते हैं 1 मीटर का मतलब होता है 1000 mm, ठीक है। तो इसका मतलब 1 mm कितना मीटर हो जाएगा, तो दैट विल बी 1/1000 मीटर, लिख दो इधर, है ना। तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.001 मीटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू बी 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला था हमने, एज पास्कल, ठीक है ना। अच्छा 10⁻6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻6 इज नथिंग बट दैट इज मेगा, है ना, मेगा या फिर मिलियन, दैट इज इन कैपिटल M। सो इसी को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एज 10⁻6 MPa, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन है, ये यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल आप लोगों को काम आएगा इवन इन द आरसीसी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आरसीसी सब्जेक्ट में ये यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भैया आपने सॉम पढ़ा हुआ है, सॉम पढ़ा है मतलब ये कन्वर्जन बिल्कुल आप लोगों को आता होगा, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमने क्लियर करी कि भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है। अब सवाल ये आता है कि सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों निकालनी है। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर आप कंक्रीट की बाकी प्रॉपर्टीज को भी डिराइव कर सकते हो, को भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो जरा इसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ is most important property of concrete,
ठीक है, वैसे भी हम लोग जो एक्चुअली कंक्रीट यूज करते हैं ना, वो उसको यूज ही किया जाता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर प्रॉपर्टीज कैन बी ऑल्सो डिराइव्ड, है ना। अदर प्रॉपर्टीज जैसे कि मैं बोल देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ विच other properties like tensile strength, या shear strength भी आप निकाल सकते हो, या bond strength भी आप निकाल सकते हो, bond strength, या इम्परमेबिलिटी कितनी है ये भी आप बता सकते हो, इम्परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग सम फॉर्मूलेज। जो फॉर्मूलेज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड होते हैं, सो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूलेज। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूलेज जो है वो मैं आगे आपको जैसे जैसे सेशंस आएंगे वैसे वैसे वहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आप निकालते कैसे हो? तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक कंक्रीट का मोल्ड कास्ट करोगे और उस कंक्रीट के मोल्ड पर लोड अप्लाई करके चेक करोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ दैट कंप्रेसिव strength is measured by applying यूनिएक्सियल लोड। अब देखो ये यूनिएक्सियल बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में, यूनिएक्सियल लोड ऑन अ कॉन्क्रीट ब्लॉक, ठीक है। अब कंक्रीट ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो वो भी स्टैंडर्ड होता है ना। तो जो स्टैंडर्ड यहां पर कंक्रीट ब्लॉक की बात कर रहा हूं दैट इज अ 150 mm क्यूब, ठीक है, 150 mm क्यूब, ठीक है। तो कंक्रीट ब्लॉक आप यहां पर कास्ट करते हो, जिस कंक्रीट ब्लॉक की साइज क्या होती है दैट इज अ क्यूब ऑफ 150 mm, ठीक है। या फिर आप इसके अलावा कई बार सिलेंडर भी यूज करते हो, और सिलेंडर ऑफ डायामीटर 150 mm एंड लेंथ जो होती है सिलेंडर की दैट इज 300 mm होती है, ठीक है। मतलब लेंथ टू डायामीटर अगर आप रेशियो देखोगे तो ये रेशियो कितना आ जाता है दैट इज 2 आ जाता है, ठीक है। तो या तो आप सिलेंडर स्पेसिमेन यूज कर लोगे या फिर आप अपना क्यूब स्पेसिमेन यूज कर लोगे, लेकिन इन दोनों में ही अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड इज नथिंग बट दैट इज योर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब यहाँ पर जनरली यूज किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये जो हमारा क्यूब हमने कास्ट कर दिया है इसकी स्ट्रेंथ हम लोग कितने दिन बाद निकालते हैं? तो भैया ध्यान रख लेना है यहाँ पर दैट स्पेसिमेन इज टेस्टेड, स्पेसिमेन इज टेस्टेड फॉर स्ट्रेंथ after 3 days, after 7 days, after 14 days and also for 28 days, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए कि रिपोर्ट कितने दिन की स्ट्रेंथ की जाती है, तो हमेशा ही रिपोर्ट की जाती है 28 डेज की स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद ड्यूरेशन, है ना। तो जो 28 डेज की स्ट्रेंथ है वो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर इन चारों में से पूछी जाए तो हमेशा ही जो स्ट्रेंथ किसकी कम होगी सबसे, दैट इज 3 डेज स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूं दैट स्ट्रेंथ ऑफ 3 डेज सबसे कम होगी। फिर किसकी स्ट्रेंथ होगी? फिर होगी आपकी 7 डेज की स्ट्रेंथ,
फिर किसकी स्ट्रेंथ होगी, फिर हो जाएगी आपकी 14 डेज की स्ट्रेंथ, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, दैट इज 28 डेज की स्ट्रेंथ हो जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड कौन सी है स्ट्रेंथ यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको बोल दिया, दैट इज योर 28 डेज स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो 3 डेज की स्ट्रेंथ होती है, 3 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है, दैट इज अराउंड 45% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। कई बार आपको एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है कि भैया 3 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज का कितना परसेंट होती है, तो 45% होती है। इसी के अलावा अगर 7 डेज की स्ट्रेंथ पूछी जाए तो 7 डेज की स्ट्रेंथ होती है 60% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। ठीक है, बट वहीं अगर 14 डेज की स्ट्रेंथ पूछी जाए तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू बी अराउंड 85% ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है, ये वैल्यूज देखो कई बार आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है ना, तो जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, याद रख लेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर से समझ में आनी चाहिए कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ वो धीरे 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 डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विद टाइम। मतलब शुरुआत में तो बहुत तेजी से स्ट्रेंथ डेवलप होती है, लेकिन धीरे 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 जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट है वो डिक्रीज करता जाता है। देखो जरा, शुरुआत के पहले 14 डेज में कितनी स्ट्रेंथ आई, 85% है ना, और ऑब्वियसली बात है ये 28 डेज की स्ट्रेंथ का 85% है। इसका मतलब फर्स्ट 14 डेज में कितनी आई, फर्स्ट 14 डेज में आई 85%, और जो सेकेंड 14 डेज है उसमें कितनी स्ट्रेंथ आती है, सिर्फ बची हुई 15%, है ना। इसका मतलब कि शुरुआत में जो स्ट्रेंथ है वो तेजी से इंक्रीज होती है और बाद में धीरे 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 जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है, लेकिन वो इंक्रीज करेगी जरूर, है ना। वो एक अलग बात है कि बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, लेकिन करेगी जरूर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए अब इसके बारे में भी देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग टेस्टिंग करने के पहले एक मोल्ड बना रहे हैं, और जो मोल्ड बन रहा है वो किस में बन रहा है, दैट इज कास्टेड इन अ क्यूब। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द क्यूब, ये आपका क्यूब है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपने क्या करा, इस मोल्ड के अंदर आपने अपने कंक्रीट को फिलअप कर दिया है। तो लेट अस सपोज आपने यहाँ पर कंक्रीट फिल कर दिया है, दिस इज योर फर्स्ट फेस, दिस इज योर सेकेंड फेस। ठीक है, एंड इसके अलावा एक फेस जो ऊपर दिख रहा है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिस इज योर थर्ड फेस। ठीक है, तो 3 फेस तो आपके यहाँ पर दिख ही रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और भी फेस है, और फेस कौन कौन से हैं, तो देखो जरा, पीछे की तरफ भी तो फेस होगा, वो कौन सा फेस होगा जरा देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, तो एक फेस हो गया अपना ये वाला, दिस इज योर फोर्थ फेस, पीछे वाला। ठीक है ना, अब इसके अलावा ये वाला एक फेस हो गया 5वां। ठीक है, और ये हो गया अपना 6th फेस। ठीक है, येलो वाला जो फेस है, देखो ये जो येलो वाला फेस है, येलो फेस is nothing but that is the top face. ठीक है, that is the top face of your mold, और इसी से आपने फिलिंग करी होगी अपने क्यूब में कंक्रीट की। ठीक है ना, ये जो टॉप फेस है, यहाँ टॉप फेस से आप कंक्रीट को फिल करने के बाद इस टॉप फेस को आप कवर कर देते हो, कवर इट बाय कैपिंग, कवर इट बाय कैपिंग। अच्छा, कैपिंग किसकी दी जाती है, तो दैट इज गिवन ऑफ 1 to 3 mm ऑफ 1 to 3 mm ऑफ नीट सीमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये बात का ध्यान रखना है कि कंक्रीट को फिल करने के बाद जो आपका मोल्ड है उसके अंदर जो टॉप लेयर है, टॉप फेस पर आप एक कवरिंग प्रोवाइड करते हो, कैपिंग देते हो। किसकी देते हो, नीट सीमेंट की, यहां पर एक कैपिंग देते हो।
ठीक है, ताकि यहाँ पर जो इफेक्ट है आपके इस टॉप फेस पर कम से कम पड़े। ठीक है, सराउंडिंग्स का जो इफेक्ट है वो कम से कम पड़ जाए, इसके लिए आप यहाँ पर ये कैपिंग प्रोवाइड करते हो। तो येलो फेस कौन सा है वो साफ साफ दिख रहा है, दिस इज द टॉप फेस। ठीक है, अब बात आ जाती है टेस्टिंग की। तो ये भी ध्यान रखिएगा दैट टेस्टिंग इज डन ऑन द साइड फेसेस, ऑन द साइड फेसेस ऑफ द मोल्ड। साइड फेसेस ऑफ द मोल्ड का मतलब क्या है? साइड फेसेस मतलब वो फेसेस जो कि आपके मोल्ड के कांटेक्ट में है। ठीक है, मोल्ड के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर साइड फेसेस ऑफ द क्यूब लिख देता हूँ, चलो, मोल्ड के कांटेक्ट वाले फेसेस। ठीक है, फेसेस इन कांटेक्ट विद मोल्ड ड्यूरिंग कास्टिंग। ठीक है, तो कौन से फेस पर आपको यहाँ पर टेस्ट करना है ये मैंने आपको बताया। अभी भी ना समझ में आया हो तो बात समझो। ये तो हो गया ड्यूरिंग कास्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं जब टेस्ट कर रहा हूं तो टेस्ट करते दौरान क्या होगा सर? ये है आपका क्यूब। ठीक है ना, तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब में जो फेस आपका कांटेक्ट में होगा, किसके? मशीन के कांटेक्ट में। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये वाला जो फेस है ये कांटेक्ट में है। ठीक है, तो और ये नीचे वाला फेस भी होगा कांटेक्ट में। ठीक है ना, तो ये फेस कौन सा होगा? दिस विल बी आइदर 1 या फिर 2। ठीक है, अगर ये 1 और 2 है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला कौन सा हो जाएगा? 1 के अपोजिट कौन सा है यहाँ पर? अपना 4 है, 4 हो जाएगा या फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो आपका येलो वाला फेस है ना, ये येलो जो फेस है ये आपके मशीन के कांटेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? येलो फेस। ठीक है, तो येलो फेस साइड में होगा ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज दिस डायग्राम इज ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे यहाँ पर सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये बात पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ ड्यूरिंग द टेस्ट, धीरे धीरे ग्रेजुअल लोड अप्लाई करूंगा, बट वी एज्यूम दैट द लोड अप्लाइड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लोड अप्लाइड on cube during testing is uniformly distributed बट एक्चुअली जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पूरे क्यूब के साइज का नहीं होता। तो वहाँ जो हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं वो तो एक कंसंट्रेटेड लोड होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक स्टील प्लेट का यूज करते हैं, फॉर विच वी प्लेस स्टील प्लेट ऑन द फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सिंपल है कि भैया ये अगर आपका क्यूब है तो क्यूब के फेस पर, ठीक है, ये क्यूब है, लेट अस सपोज, चलो क्यूब वापस से बना देता हूँ थोड़ा छोटा, है ना, आपकी स्क्रीन में भी दिख जाए पूरा, ऐसा नहीं कि स्क्रीन से बाहर हो जाए। ये अगर आपका क्यूब है तो आप यहाँ पर प्लेस करते हो क्या? यहाँ पर प्लेस कर देते हो अपनी स्टील प्लेट। ठीक है, तो दिस इज योर स्टील प्लेट। ठीक है, और स्टील प्लेट से आप यहाँ पर फाइनली लोड अप्लाई करोगे। तो ये लोड आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये पी लोड अपना पी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहाँ से कि भैया आपने स्टील प्लेट क्यों यूज़ करी? ताकि आपका जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो स्टील प्लेट का आप यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहे हो? ताकि लोड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी आप यहाँ पर समझोगे कि जब आप स्टील प्लेट का यूज़ कर रहे हो ना, तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि चलो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट स्ट्रेंथ जो है
वो स्टील प्लेट की ज़्यादा होती है, ये हम सभी जानते हैं। दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट इज मोर, स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट इज मोर एज कंपेयर्ड टू योर कॉन्क्रीट। ये हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं। तो हम यहाँ पर जब लोड अप्लाई कर रहे हैं स्टील प्लेट पर और वो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंक्रीट पे, तो स्ट्रेंथ का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो चलिए अब उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट रोल क्या है यहाँ पर, देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला कि ये है आपका कंक्रीट का ब्लॉक, ठीक है, जिसपे आप टेस्टिंग कर रहे हो। फिर मैंने आपको क्या यहाँ पर क्या बोला कि भैया ये है आपका, लेट अस सपोज दिस इज योर स्टील प्लेट, दिस इज योर स्टील प्लेट, ठीक है। अब एक बात समझो कि आप लोड अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ये लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मेरे को एक बात समझाओ जरा जल्दी जल्दी से कि भाई जैसा कि मैंने अभी आपको बोला दैट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज मोर देन योर स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉन्क्रीट, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो दैट स्ट्रेन स्टील में ज्यादा आएगा या स्ट्रेन कंक्रीट में ज्यादा आएगा? देखिए लोड दोनों पे सेम लग रहा है ना, तो अंडर द सेम लोड जिसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसमें स्ट्रेन क्या होगा, कम आएगा। जिसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका जो स्ट्रेन आएगा अंडर द सेम लोड वो कम आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेन है वो कंक्रीट का क्या आएगा, ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ दैट इज अंडर सेम लोड P, अंडर द सेम लोड P। ये बात तो क्लियर है। सर स्ट्रेन ज्यादा आएगा, लेकिन भैया बात समझो, ये स्ट्रेन कौन सा वाला स्ट्रेन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन द कंक्रीट ज्यादा होगा। अब अगर मैं यहां पर पॉइजन्स का इफेक्ट देखूं तो पॉइजन्स का इफेक्ट क्या बोलता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हो रहा है तो उसी के हिसाब से वहां पर लैटरल स्ट्रेन भी होगा, है ना। तो मैंने अभी जहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करी है, अब एक बात बताओ पहले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में होगा, तो सर दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ये वाले, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इस डायरेक्शन में हो गया, लैटरल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में, ऑफ बोथ कॉन्क्रीट एज वेल एज ऑफ स्टील प्लेट, यस और नो। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ज्यादा है तो आपका लैटरल स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। सो मैं लिख देता हूं दैट लैटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील कम होगा एज कंपेयर टू द लैटरल स्ट्रेन ऑफ योर कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो लैटरल स्ट्रेन है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जरा यहां पर समझना, मैंने इस डायग्राम को बनाया, इस डायग्राम में मैंने आपको क्या बोला कि लैटरल स्ट्रेन स्टील का कम होगा। तो अगर मान लीजिए स्टील आपका यहां तक एक्सपैंड करता है अंडर दिस पर्टिकुलर लोड, ठीक है, यहां तक एक्सपैंड करता है या करना चाहता है बोल देता हूं मैं अभी, ठीक है, यहां तक एक्सपैंड करना चाहता है। तो जो कंक्रीट है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भैया मैं तो और ज्यादा एक्सपैंड करूं, है ना। अच्छा इसको समझने के लिए काम करता हूं मैं, दोनों की डायमेंशंस इक्वल बना देता हूं पहले, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पर दिख रहा है अपना स्टील प्लेट, इसको हटाकर दोनों की साइज इक्वल कर देता हूं पहले, ताकि आप कंपैरिजन समझ पाओगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों की ही साइज इनिशियली इक्वल कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब सुनो, अब वापस से सुनो, मैंने आपको बोला कि भैया स्टील का जो स्ट्रेन है वो कम होगा, तो लेट अस सपोज स्टील का स्ट्रेन यहां तक होता है, स्टील का स्ट्रेन यहां तक होना चाहिए, ठीक है, यहां तक होता है। अच्छा आप बोलोगे सर ये एक्सपैंड ही क्यों करा, भैया देखो एक्सपैंड इसलिए करा
क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसा होना था, ये लोड कैसा लगा गया है, लोड इज कंप्रेसिव, तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसा होगा, दैट विल बी कंप्रेसिव। अच्छा, लैटरल स्ट्रेन के आगे देखो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगा, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो जो आपका लैटरल स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, लैटरल स्ट्रेन कैसा होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन का होगा, अपोजिट नेचर का होगा, मतलब दैट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि भैया जो मेरा स्टील है वो एक्सपैंड कर गया, ठीक है, लेकिन सर क्या सिर्फ स्टील एक्सपैंड करेगा, नहीं भाई, यहाँ पर एक्सपैंड करेगा तो कंक्रीट भी एक्सपैंड करेगा, और कंक्रीट जैसा कि मैंने आपको बोला दैट कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा होगा, तो कंक्रीट चाहेगा कि भैया मैं यहाँ तक एक्सपैंड कर जाऊँ, है ना, चाहेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, ये दोनों ही स्टील और कंक्रीट दोनों ही एक साथ ही एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज ये दोनों क्या है, अंडर द लोड एक साथ ही यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लोड बहुत ज़्यादा लग रहा है ऊपर से, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट अंडर द लोड, अंडर द लोड, मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर द लोड concrete and steel, concrete and steel are bounded to expand or show strain equally। ठीक है, तो दोनों को ही यहां पर इक्वल स्ट्रेन ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का इक्वल क्या होगा, देखो एक की जो स्ट्रेन है वो यहाँ तक होना चाहिए, दूसरे का स्ट्रेन यहाँ तक होना चाहिए। तो भाई समझो जरा, कंक्रीट चाह रहा है मैं ज़्यादा एक्सपैंड कर जाऊँ, लेकिन कंक्रीट को रोकने वाला कौन है, स्टील। तो कंक्रीट कोशिश करेगा कि भैया स्टील ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, बट वहीं स्टील क्या चाह रहा है, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, तो स्टील कंक्रीट को क्या चाहेगा कि भैया कंक्रीट कम एक्सपैंड करें, यस और नो। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट ड्यू टू दिस concrete will produce tensile stress in steel। वो चाहेगा कि स्टील थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए, इसका मतलब कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा स्टील में। लेकिन स्टील क्या करेगा, स्टील चाहेगा कि भैया मेरे को तो कम एक्सपेंड करना है और ये कंक्रीट ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे, काम करता हूँ कंक्रीट को भी अपने बराबर ही एक्सपेंड करने के लिए मजबूर कर देता हूँ। मजबूर करने के लिए मतलब क्या है कि स्टील चाहता है कि कम एक्सपेंशन हो, इसीलिए वो कंक्रीट को भी कम एक्सपैंड करने देगा। दैट मीन्स वो कंक्रीट को रोकेगा एक्सपैंड करने से। रोकना मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। सो मैं लिख सकता हूँ दैट स्टील विल प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस, will develop compressive stress in concrete। yes or no? क्या ये बात समझ में आती है? अब क्योंकि कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस आया, ये यहाँ पर रोकेगा, कौन रोकेगा, यहाँ पर रोक रहा है अपना कौन, दैट इज स्टील रोक रहा है। तो स्टील रोक रहा है यहाँ, क्योंकि स्टील कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो स्टील यहाँ रोक रहा है किसको, कंक्रीट को एक्सपैंड करने से। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब फाइनली होगा क्या कि ये दोनों के दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल एक्सपैंड करेंगे अंडर द लोड। ठीक है, स्टील जितना वो चाहता था उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड करेगा, लेकिन जो कंक्रीट है, कंक्रीट जितना चाहता था उससे कुछ कम एक्सपैंड करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि भैया जो स्टील का कंप्रेशन है जितना वो चाहता था उससे ज़्यादा होगा, और कंक्रीट का एक्सपेंशन जितना वो चाहता था उससे कुछ कम होगा। कंक्रीट में कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो गए होंगे और स्टील में कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो गए होंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये जो मैं कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ ये कहाँ डेवलप हुए होंगे, ये वहाँ डेवलप हुए होंगे जहाँ स्टील है कांटेक्ट में, क्योंकि स्टील प्रोड्यूस करवा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ दैट कंप्रेसिव
compressive stresses developed in concrete in concrete in concrete are more near are more near edges in contact with steel. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया जो मेनली इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला इफेक्ट कहाँ आएगा, तो मेनली इफेक्ट जो आएगा दैट विल बी हियर ओनली, यहाँ जहाँ स्टील का कांटेक्ट है इस पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। यस और नो, क्योंकि यहाँ पर ही आपके स्टील का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा कि एक्चुअली जो आपके कंक्रीट का फेलियर है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए एक काम करता हूँ, इसको ही थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, ये अलग ही स्लाइड पे देखते हैं अपन लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी बात को समझिए, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि भाई कंक्रीट में क्या है, कंक्रीट में कंप्रेशन आया, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज योर कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट जैसा कि आप जानते हो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पे फेल होता है। लेट अस सपोज कंक्रीट 10% के स्ट्रेन पर फेल होता है, ये है आपका 10% का स्ट्रेन। सो दिस इज योर 10% स्ट्रेन जिस पे आपका कंक्रीट फेल होता है, 10% स्ट्रेन पर फेलियर देखने को मिलता है। बट जैसा मैंने आपको बोला, एज कंक्रीट इज इन कंप्रेशन, कंक्रीट इज इन कंप्रेशन, क्या सच में ये 10% का स्ट्रेन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जो स्टील है वो इस स्ट्रेन को रोकेगा। स्टील चाहेगा कि भैया कंक्रीट ज्यादा एक्सपैंड ना करे। इसका मतलब फाइनली जो आपका कंक्रीट है उसका स्ट्रेन कुछ कम होगा, ठीक है, उसका स्ट्रेन कुछ कम होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पर जो स्ट्रेन सच में होगा वो 10% से कम होगा एंड दैट विल बी लेट अस सपोज सिर्फ 5% का ही स्ट्रेन हुआ, है ना। तो अब मेरे को क्या बोल सकते हो, एज कंक्रीट इज इन कंप्रेशन, इसको वापस से डिक्लेयर कर देता हूं, इज इन कंप्रेशन, इट्स स्ट्रेन विल बी लेस, इट्स स्ट्रेन विल बी लेस अंडर द गिवन लोड, क्या ये बात क्लियर है? और अगर स्ट्रेन कम होगा तो वहां पर क्या फेलियर होगा? हेंस द फेलियर विल नॉट बी देयर, हेंस फेलियर विल नॉट बी देयर एट दैट स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, एट दैट स्टैंडर्ड लोड। जो स्टैंडर्ड लोड पे फेलियर हो जाना चाहिए था, क्या उस स्टैंडर्ड लोड पे फेलियर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू उस पर्टिकुलर लोड पे क्या आई? कम आई। क्यों कम आई? क्योंकि सर स्टील जो था वो स्टील का कुछ रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट आया था, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लोड पे फेलियर होना चाहिए था उस लोड पे फेलियर नहीं होगा, बिकॉज उस लोड पर स्ट्रेन की वैल्यू कुछ कम आएगी। यस और नो? हेंस मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस the strength reported by the test will be, कम आएगी कि ज्यादा आएगी? देखो भाई, जिस लोड पर फेलियर होना था उस पर तो हुआ नहीं, मतलब कुछ ज्यादा पर होगा। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ आप रिपोर्ट करोगे वो क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। विल बी मोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टील, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टील प्लेट, ठीक है। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टील इज नोन एज, इस इफेक्ट को बुलाया जाता है एज रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट, एज अ रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील। इसको क्या बोलते हैं? एज रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील बुलाया जाता है। तो आई होप शायद समझ में आया है कि रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता क्या है ना। स्टील प्लेट यूज कर रहा हूं तो स्टील प्लेट यूज करने के कारण हमारे कंक्रीट का जो फाइनल स्ट्रेंथ हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है? हम लोग क्यों ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं स्टील के कारण? क्योंकि सर
स्टील के कारण आपके कंक्रीट में जो स्ट्रेन होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उससे कम होता है, मतलब ज़्यादा लोड अप्लाई करने पे फेलियर वाला स्ट्रेन होगा। इसका मतलब आप ज़्यादा लोड को स्ट्रेंथ के तौर पे रिपोर्ट करते हो। आई होप शायद बात क्लियर है। सो व्हाट इज अ रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट, अगर आप कोई दोबारा वापस से पूछ ले तो आप लोगों को सबको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ। रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट को ही, जो हमने अभी रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट यहाँ पर पढ़ा है, इसी रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट को थोड़ा सा अभी यहाँ पर आईएस कोड भी, आईएस कोड जो है, आईएस कोड भी इस रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट को एक्सेप्ट करता है ना। और वो ये बोलता है कि भैया अगर रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट को कंसीडर किया जाए तो स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज होगी, है ना। अब एक बात बताओ कि स्टैंडर्ड जो क्यूब है, स्टैंडर्ड क्यूब की साइज क्या थी, स्टैंडर्ड क्यूब की साइज क्या थी, दैट इज 150 mm, है ना। अगर मैं क्यूब की जो साइज है वो इंक्रीज कर दूं, देखो स्टैंडर्ड क्यूब था ये 150 mm का, ठीक है, ये 150 mm का क्यूब है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दी, लेट अस सपोज 200 mm का मैंने क्यूब बना दिया, तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट है वो कहाँ आता था। रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट सर मेनली उसी पोर्शन में आता था जहां स्टील कांटेक्ट में है, मतलब यहां आता था, ठीक है ना, यहां आता था रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। क्लियर है। अच्छा, रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट इसमें भी आएगा, बिल्कुल सर आएगा तो सही, आएगा तो सही, ठीक है, आएगा तो सही। तो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट दोनों ही केसेस में आएगा, चाहे वो 150 mm का आपका क्यूब हो, चाहे वो आपका 200 mm का क्यूब हो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पर्टिकुलर रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट 200 mm में आ रहा है, वो उसके ओवरऑल डेप्थ के कुछ कम परसेंटेज में ही आ रहा है ना। ये जो लाल वाला पोर्शन है इसकी ओवरऑल डेप्थ का कुछ कम है, लेकिन 150 mm में ये लाल वाला पोर्शन ज्यादा है ऑफ द ओवरऑल डेप्थ, यस और नो, ज्यादा फ्रैक्शन है ऑफ द ओवरऑल डेप्थ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट, रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, ये इफेक्ट का जो यहां पर फाइनल आउटकम है वो किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। दिस रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट विल बी मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉलर और बिगर। कौन से स्पेसिमेन में ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस ही बात है स्मॉलर स्पेसिमेन में ये रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो मैं लिख देता हूं दैट रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट विल बी मोर सिग्निफिकेंट, विल बी मोर सिग्निफिकेंट in smaller specimens, will be more significant in the smaller specimens। बट एक बात बताओ, क्या बड़े वाले में ये रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं था, सर बड़े वाले में भी था, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जितना आप साइज बड़ा करता जाओगे उतना आपकी जो स्ट्रेंथ रिपोर्ट होगी टेस्ट के कारण, वो टेस्ट वाली रिपोर्ट आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ के करीब आती जाएगी। लेकिन चाहे कितना भी करीब आ जाए, हमेशा ही टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल स्ट्रेंथ से थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा दैट एज साइज ऑफ स्पेसिमेन, एज साइज ऑफ स्पेसिमेन इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ रिपोर्टेड will be more close, will be closer to the actual strength, will be closer to the actual strength, ठीक है। but will always be more, but will always be more than actual स्ट्रेंथ। हमेशा ही ज्यादा तो होगी, लेकिन हाँ ज्यादा क्लोज होती जाएगी एक्चुअल के, अगर साइज ऑफ आप अपना स्पेसिमेन बढ़ाते चले जाओगे। तो आई होप शायद बात क्लियर है कि जो साइज ऑफ स्पेसिमेन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इफेक्ट मैंने यहाँ पर अभी आपको बोला है, इसी इफेक्ट को अपना जो आईएस कोड है, आईएस कोड भी कंसीडर करता है। आईएस कोड भी क्या करता है, इस इफेक्ट को कंसीडर करता है। कैसे करता है, तो भाई बोलता है कि भैया अगर साइज बढ़ेगी तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझते जरा इसको। तो यहां पर समझाने के लिए एक आईएस कोड का टेबल है फ्रॉम आईएस 456।
चाहो तो आप डायरेक्टली अपने IS कोड से देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर आपको टेबल बनाकर बता देता हूँ। पहला क्यूब साइज है इन mm, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रो, दैट इज ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ with respect to the standard size, with respect to the 150 mm cube, with respect to the 150 mm cube। अच्छा, क्यूब साइज में यहाँ पर एक छोटी ले लेता हूँ 100, 150 mm की ले लेता हूँ, 200 mm की क्यूब ले लेता हूँ, और 300 mm का क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, ये 300 mm का क्यूब ले लिया। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऑब्वियस ही बात है, 150 mm के क्यूब के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 150 mm के रिस्पेक्ट में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। 150 mm के रिस्पेक्ट में तो जो आपकी यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी वो क्या रहेगी, वो तो 1 ही रहेगी, है ना। लेकिन जो 100 mm वाली की स्ट्रेंथ आएगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दैट इज अराउंड 1.05। 200 mm वाले की जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी, थोड़ी कम आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट थोड़ा सा कम रहेगा। सो दैट इज अराउंड 0.95। बट 300 mm वाले की बात करूंगा तो दैट इज अराउंड 0.87। इसका मतलब आई हो शायद समझ में आया होगा। क्या मतलब है इसका, इसको समझना है तो एक बार और समझा देता हूं कि भैया इसको समझ लीजिए एक बार और, ठीक है, समझा देता हूं। इसको समझना है तो एक बार और समझा देता हूं। क्या, दैट स्ट्रेंथ ऑफ 200 mm क्यूब इज इक्वल्स टू बी, कितना होता है, 0.95 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 0.95 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm ऑफ 150 mm क्यूब। तो 150 mm के क्यूब के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो 95% होती है स्ट्रेंथ किसकी, आपके 200 mm के क्यूब की। क्लियर है इतनी बात, पक्का है ना, ये पक्का है। तो अब यहाँ पर जैसा आपको रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट देखने को मिलता था क्यूब में, वैसा ही क्यूबॉइड में भी होगा, वैसा ही क्यूबॉइड में भी होगा, है ना। तो इन क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड भी तो बनाते हो आप अपने स्पेसिमेन में, है ना। तो अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो क्यूबॉइड में लेंथ टू विड्थ रेशियो के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो योर टेबल फ्रॉम IS कोड, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू 150 mm क्यूब, तो वो तो अपना स्टैंडर्ड है 150 mm का क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं L/B रेशियो के हिसाब से कैसे कैसे वेरी करेगा। तो L/B रेशियो अगर 0.5 है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 1.5। 1 है तो ऑब्वियसली बात है क्यूब बन गया, तो उसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 ही रहेगी, है ना। रेशियो अगर 2 हो गया तो ये हो जाएगा 0.8। रेशियो अगर 3 ले लिया तो ये हो जाएगा 0.72। रेशियो अगर 4 हो गया तो ये बन जाएगा 0.68। और रेशियो अगर 5 हो गया या 5.5 हो गया तो ये बन जाएगा 0.6, ठीक है। तो अगेन ये भी एक टेबल है IS कोड का ही, ये टेबल भी आप लोग को याद रखना है ना। देखो अलग अलग एग्जाम से कौन सी एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब सही में आप कौन सी एग्जाम में अपीयर करोगे उसके हिसाब से वहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, जिसको आप लोग बार बार चेक करोगे। जब भी किसी एग्जाम का फॉर्म भरोगे तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरा चेक कर लीजिएगा कि उस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपकी एग्जाम में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर क्यूब, है ना। तो सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें सिलेंडर की लेंथ ज़्यादा, दैट मीन्स उसका रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट उसमें कम रहेगा, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर इज टेकन एज 0.8 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। अच्छा, ये क्यों ऐसा आया, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, दैट स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा, 1/0.8 करता हूं तो ये आ जाएगा 1.25 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ
ऑफ सिलेंडर। देखो इधर से क्वेश्चंस आपकी ईएससी की एग्जाम में तो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ईएससी की एग्जाम में पूछे गए, दैट मीन्स क्या है, अच्छा क्यूबॉइड नहीं, सॉरी सिलेंडर लिखना था मुझे, तो सिलेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। ईएससी के एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब आपके एईजेई की जो एग्जाम्स है उनमें भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इतनी बात बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। और हाँ, अब अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो कितने आपको सैंपल्स लेने चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो भी यहाँ पर लगे हाथ सीख ही लेते, सुन ही लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेंथ है आप वो रिपोर्ट करते हो नियरेस्ट टू द 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, दैट strength of cube is reported to the nearest 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब अगर लेट अस सपोज 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, वैसे तो ये बहुत कम है ना, तो 2.4 छोड़ो, इसको मैं लिख देता हूँ 22.4, ठीक है। तो 22.4 को आप क्या रिपोर्ट करोगे एज 22.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात कि भैया अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो एक सैंपल में कम से कम 3 स्पेसिमेन होते हैं, ठीक है। तो एज पर आईएएस कोड, कौन सा आईएएस 456, वन सैंपल must consist 3 specimens, ठीक है। तो अगर एक सैंपल को आप टेस्ट कर रहे हो तो 3 स्पेसिमेन पे आपको टेस्ट करना चाहिए। 3 स्पेसिमेन मतलब क्या है कि 3 क्यूब्स पर आपको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज भैया, एक सैंपल के अंदर जो 3 स्पेसिमेन है ना, उनके भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, ठीक है। और जो फाइनली रिपोर्ट करोगे वो क्या करोगे, इन तीनों का ही एवरेज रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये बात भी लिख देता हूं, दैट टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल average of 3 specimens should be taken, ठीक है। तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, हमेशा ही एवरेज करोगे, ठीक है। बट सच दैट, ध्यान रखना कि जो स्पेसिमेंस है ना उनकी भी वैल्यूज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, सच दैट इंडिविजुअल variation of a specimen strength of a specimen should not be more than 15%, अब इसका क्या मतलब है, जरा समझिए जरा। लेट अस सपोज एक की वैल्यू आई अपनी 22, ठीक है। पहला आपने एक सैंपल के लिए 3 टेस्ट करे, पहले टेस्ट में रिपोर्ट आई अपनी 22, दूसरे की रिपोर्ट आई 24, लेट अस सपोज 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। और तीसरे में रिपोर्ट आई आपकी 26, ठीक है। तो ये 3 स्पेसिमेंस थे जिनकी रिपोर्ट आई। अच्छा, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, पहले ये बताओ, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 प्लस 24 प्लस 26। तो आप फाइनली जो यहाँ पर रिपोर्ट करोगे स्ट्रेंथ, क्या रिपोर्ट करोगे एज 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। दिस इज टू बी रिपोर्टेड, बट वेरिएशन कितना होना चाहिए, वेरिएशन जैसा मैंने बोला आपको 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15% ऑफ एवरेज ले लो, 15% ऑफ एवरेज मतलब 0.15 टाइम्स ऑफ 24, ठीक है। इसका मतलब कि जो 3 स्पेसिमेंस हैं, 3 स्पेसिमेंस की रीडिंग्स, 3 स्पेसिमेन रीडिंग्स किसके बीच में होंगी, शुड बी बिटवीन एवरेज की वैल्यू कितनी है 24 प्लस और माइनस
0.15 इंटू 24। ठीक है, मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि 0.85 टाइम्स ऑफ 24 और 1.15 टाइम्स ऑफ 24, इसी के बीच में होनी चाहिए सारी वैल्यूज ऑफ योर 3 स्पेसिमेंस। तो भैया ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आप एक सैंपल का टेस्ट कर रहे हो, एक सैंपल के टेस्ट में कम से कम 3 स्पेसिमेन आपको लेने हैं और तीनों ही स्पेसिमेंस का जो एवरेज वैल्यू आएगी आपको वो रिपोर्ट करना है। बट जो तीनों ही वैल्यूज है उनमें वेरिएशन एवरेज से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कब क्या पूछा जाएगा ये भाई ना मुझे पता अभी ना आपको पता है ना। एग्जैक्टली एग्जाम पेपर जब आप सामने आ जाएगा तब पता चलेगा। एग्जैक्टली अगर पेपर मुझे पहले से पता होता तो ना मैं आपको पढ़ाता ना आप पढ़ते, डायरेक्टली पेपर आप ले लेते, है ना। लेकिन दैट इज़ नॉट द फेयर वे। तो फेयर वे क्या है कि आप मेहनत करें, आप सीखें, सीख कर याद रखें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और फिर एग्जाम दें। ठीक है, तो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा अभी फिलहाल। और ये तो सिर्फ एक ही बात हुई अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट। ठीक है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाकी है। ठीक है, तो उसके बारे में बिल्कुल अभी हम लोग आगे सीखेंगे। बट ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।